आपके मन में आ रहा हो यार पैरालंपिक्स को क्यों करा रहे हैं, क्या फायदा है भाई पैरालंपिक कराने से, क्या होता है ना, ऐसे बच्चे जो CWS है ना तो उनका मनोबल बढ़ता है, उन्हें बस एक सपोर्ट की जरूरत चाहिए होती है, बस उन्हें हल्का सा एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो जिंदगी में वो भी कुछ कर सकता है। कंपटीशन करना है अगर डेफ ओलंपिक में, तो इसके लिए उसकी बधिरता, क्या जो बधिरता है वो कम से कम 55 डेसिबल होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई MCQ के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। तो यहाँ पर आपको पता होगा CWSN मतलब कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, कहने का मतलब है जो कहीं ना कहीं बेसिकली जो आम बच्चों की तरह नहीं है या आम व्यक्ति की तरह नहीं है, जैसे कि कोई मान लो किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी को दिखता नहीं है, ठीक है, या मतलब कि कोई भी ऑर्गन कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, CWSN बोलते हैं, पता है आपको। तो इन्हीं के ऊपर चैप्टर रहने वाला है और इनसे संबंधित कौन कौन से खेल हैं, स्पोर्ट्स है, उनकी हम बात करने वाले हैं। और ये वीडियो न्यू सेशन के अकॉर्डिंग रहने वाली है 2025 एंड 26, तो इसको आप जो है अपने न्यू सेशन के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और फ्री नोट्स की बात करूं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। तो यहाँ पर आपको जितने भी फ्री PDF नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये आप टॉपिक देख सकते हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है, आपका चैप्टर है, ये आपके टॉपिक है जो कि CBSE ने हमको दे रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको दिव्यांगों के लिए खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन, जैसे कि आपका विशेष ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, डेफ ओलंपिक है, ऐसे आपका वर्गीकरण विभाजन की अवधारणा जो है, तो ऐसे आपके सारे टॉपिक है, आप देख लो सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे होंगे इस वीडियो को एंड होते होते, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो भाई, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि दिव्यांग बच्चे, तो ये बच्चे कौन से होते हैं, तो ऐसे बच्चे जिन्हें शारीरिक रूप से किसी प्रकार की विकलांगता होती है, ठीक है, क्या किसी को शारीरिक रूप से विकलांगता होती है, जो कि क्या भाई सामान्य बच्चों की तरह बेसिकली रोजमर्रा के सभी कार्यों को आसानी से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक दूसरा बच्चा CWSN है, मान लो कि उसको भाई चलने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसे में जो काम मैं कर सकता हूं वो नहीं कर पाएगा ना। तो कहने का मतलब भाई, तो विकलांग बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों की तरह अपने डेली लाइफ में जो सभी काम को आसानी से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी CWSN कहा जाता है। तो आपको समझ आ गया भाई, चैप्टर का नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए खेल, ठीक है, या CWSN, तो आपको वर्ड का मतलब जरूर पता होना चाहिए, समझ आ गया। आगे बात करते हैं, तो पहले संगठन की हम बात करेंगे। देखो हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में पढ़ना है और उनसे संबंधित कौन कौन से संगठन है। तो पहला संगठन अपना क्या है, पैरालंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स, ठीक है भाई। तो पैरा ओलंपिक बेसिकली किसके लिए होता है, तो पहले आप ये इमेज देखिए, ठीक है, आपको इमेज देख के समझ आ जाएगा भाई कि देखो ओलंपिक तो होते हैं नॉर्मल वाले जो कि हर 4 साल में होते हैं, उसमें हम जैसे सामान्य व्यक्ति जो हैं, लोग हैं, बच्चे जो हैं शामिल होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो CWSN बच्चे हैं उनके भी ओलंपिक्स होते हैं जो कि अलग अलग संगठन है, डेफ ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, विशेष ओलंपिक है, तो ध्यान रखना है। तो इनको देख के आपको क्या लगता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पैरों में प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं देखूँ तो यहाँ पर हाथ नहीं है और यहाँ पर बेसिकली पैर कमजोर होंगे तभी क्या व्हील चेयर पर है, तो ये स्पोर्ट्स जब भी खेल रही हैं। तो कहने का मतलब है पैरालंपिक्स में क्या हो गया, जो कि ऐसे व्यक्ति या ऐसा ऐसा चाइल्ड जो कि भाई शारीरिक रूप से बाधित है, शारीरिक रूप से बाधित है यानी कि फिजिकली ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या है भाई, पैरालंपिक्स है, समझ आया। आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पर तो ये कर रहे हैं ना, यहाँ पर इनका एक लैग नहीं है, ठीक है, तो ये स्विमिंग कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखना है। तो ऐसे ही पैरालंपिक के अंदर बहुत सारे गेम्स होते हैं जो कि जो हैं CWSN वाले बच्चे जो शारीरिक रूप से बाधित हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के गेम्स बहुत सारे होते हैं, समझ आ गया। आगे चलते हैं। तो देखिए भाई, पैरालंपिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये खेल बेसिकली क्या है, शारीरिक रूप से विकलांग या शारीरिक रूप से या फिजिकली जो बाधित है या शरीर से विकलांग है उनके लिए बेसिकली आयोजित किया जाने वाला खेल है। और सबसे पहले पैरालंपिक्स जो हैं आपके 1960 में हुए थे, रोम में हुए थे, ठीक है, और इसमें टोटल 23 देशों के 400 विकलांग खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है, समझ आ रहा है। और इन खेलों को भाई ओलंपिक खेलों के समरूप ही माना जाता है, समझ आ रहा है मैं कह रहा हूँ। ये नहीं कि भाई ये पैरालंपिक्स हैं तो ये जो नॉर्मल ओलंपिक होते हैं, ठीक है, वो उनसे अलग है ना, सबको समान दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना, ओलंपिक खेलों के उसी के समान इसको समझा जाता है। ये नहीं कि इन खिलाड़ियों की इज्जत घट जाती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है,
समझ आ गया। तो बेसिकली आपके मन में आ रहा होगा यार पैरालंपिक्स को क्यों करा रहे हैं, क्या फायदा है भाई। पैरालंपिक कराने से क्या होता है ना, ऐसे बच्चे जो CWS है ना, तो उनका मनोबल बढ़ता है। उन्हें बस एक सपोर्ट की जरूरत चाहिए होती है, बस उन्हें हल्का सा एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो जिंदगी में वो भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा, अभी UPSC का रिजल्ट आया है, सीधी सी बात है। तो वहां पर आपने देखा होगा जो AIR 91 है, क्या है जो AIR 91 है, किसकी है, मनु गर्ग की है, ये जो कि क्या है भाई, विजुअली ठीक उनको दिखता नहीं है, कहने का मतलब है तो उनको डिसेबिलिज्म है, समझ रहे हो ना। यानी कि उनको दिखता नहीं है, फिर भी उनकी रैंक आई है 91, तो उनको सपोर्ट उनकी मदर ने करा, तो कहने का मतलब है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए होता है, समझ आ रहा है। तो सपोर्ट करने के बाद वो कुछ ना कुछ जिंदगी में कर लेते हैं, तो वही चीज है। तो पैरालंपिक्स भी क्या है, एक तरह से ऐसे CWSN बच्चों को क्या है, सपोर्ट के लिए ही स्टार्ट करा गया है, समझ आ गया, तो ध्यान रखना है। तो आगे मैं बात करूं, और इन खेलों को ओलंपिक खेलों के समरूप ही माना जाता है, और इन खेलों का मुख्यालय बेसिकली कहां पर है, वोन में है। वोन कहां पर है, जर्मनी के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखो, अब स्पेशल ओलंपिक की बात करूं मैं, देखो विशेष पैरालंपिक समझ आ गया, अब स्पेशल ओलंपिक की बात करते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक खेलों की शुरुआत बेसिकली 1968 में शिकागो में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, ठीक है। 1968 कहाँ पे हुई, शिकागो में हुई, ठीक है, ध्यान रखना है। अब स्पेशल ओलंपिक होते किसे समझ आ जाएगा, बेसिकली पहले देखो स्टार्ट क्यों हुई है। तो विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य, ठीक है, विशेष ओलंपिक बेसिकली जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, बेसिकली मैं कहूँ तो USA जो है, ठीक है, उसके पूर्व राष्ट्रपति जो है कैनेडी, कैनेडी पूर्व राष्ट्रपति है, तो उनकी जो बहन है बेसिकली यूनिस कैनेडी श्राइवर, तो उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो मैं बोलूँ विशेष ओलंपिक या स्पेशल ओलंपिक बेसिकली किसने स्टार्ट करा है, तो ये स्टार्ट करा है बेसिकली यूनिस कैनेडी श्राइवर, जो कि USA की पूर्व, जो USA के पूर्व अपने क्या है राष्ट्रपति हैं, पहले रह चुकी है, उनकी बहन है, समझ आ गया। तो ऐसा बेसिकली स्पेशल ओलंपिक क्यों करा जाता है, तो देखो भाई जो स्पेशल ओलंपिक है ना, बेसिकली उन व्यक्तियों के लिए करा जाता है, उन बच्चों के लिए करा जाता है जो कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है, क्या मानसिक रूप से जिनको मनोविकार है, क्योंकि आम व्यक्तियों की तरह सोच समझ नहीं सकते हैं। तो इनका विश्वास क्या था, देखो तो भाई, तो यूनिस कैंडी सराइवर ये विश्वास करती थी कि भाई यदि बौद्धिक रूप से असमर्थ, बौद्धिक रूप से वही मानसिक रूप से असमर्थ, ठीक है, बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त लोगों को यदि बराबर अवसर प्रदान किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, तो ये भी क्या बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, समझ आ गया। तो इसलिए इन्होंने स्टार्ट करे हैं, और उन्हें यह भी विश्वास था कि बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त बच्चे विशेष खिलाड़ी बन सकते हैं, और खेलों के द्वारा वह ऐसे क्या कर सकते हैं, अपनी संभावित वृद्धि और विकास वो कर सकते हैं। अगर इनको हमने ऑप्शन ही नहीं दिए, समाज से अलग ही कर दिया, तो कुछ फायदा नहीं है, अलग ही हो जाएंगे। लेकिन हमें एक मौका दें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें बाकियों के मुकाबले, तो इनकी वृद्धि और विकास दोनों हो सकती है, जितनी भी होनी चाहिए पॉसिबल है उतनी हो ही जाएगी, समझ रहे हो ना, ध्यान रखना है। तो आपको समझ आ गया भाई स्पेशल ओलंपिक। अब स्पेशल ओलंपिक के लक्ष्य क्या हैं, कि गोल्स क्या है बेसिकली, देखो भाई, तो बौद्धिक रूप से असमर्थ या सख्त लोगों के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित करना, ये इनका पहला गोल है। इनको प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग देना, ठीक है, तो फिर प्रशिक्षण का मतलब क्या हो गया भाई, ट्रेनिंग हो गया, तो इनको ट्रेनिंग देकर तैयार करना है ना। इनकी प्रतिभा को सही दिशा देना, जो इनके अंदर टैलेंट है, पहली बात तो जो स्पेशल ओलंपिक है जो बौद्धिक रूप से समर्थ है उनके टैलेंट को पहचानना और उसको सही दिशा देना, ठीक है भाई, और इनकी शारीरिक पुष्टि में वृद्धि करना, यानी कि फिजिकली फिटनेस इनकी बढ़ाना, समझ आ गया। तो स्पेशल ओलंपिक के लक्ष्य हैं ये, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की, ठीक है। अब ये क्या है, देखो स्पेशल ओलंपिक कैसे स्टार्ट हुआ मैंने बता दिया है। अब स्पेशल ओलंपिक भारत का मतलब क्या है, जो कि भारत में स्टार्ट करा गया है, कब करा गया है, 1987 में करा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद इसका नाम बदल दिया, स्पेशल ओलंपिक भारत, ठीक है। अब आगे क्या आपको समझ आ जाएगा, तो 1987 में स्टार्ट करा गया, देखो भाई, तो विशेष ओलंपिक भारत, विशेष ओलंपिक जो है भारत में चलाया गया एक कार्यक्रम है, ठीक है, और जो कि बौद्धिक रूप से असमर्थ बच्चों या खिलाड़ियों के लिए किया जाता है, मैंने बता दिया है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, और बेसिकली तो इसको क्या बेसिकली 1987 में स्टार्ट करा गया था, मैंने बता दिया है ना। और विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में स्थापित किया गया था 1987 में, और इसका नाम बदलकर बेसिकली क्या कर दिया, विशेष ओलंपिक भारत कर दिया, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था, तो 1987 में इसको क्या बेसिकली विशेष विशेष ओलंपिक, आपको जो विशेष ओलंपिक है, ठीक है, इसको हटा देना, ठीक है, विशेष ओलंपिक इंडिया कहा जाता था। लेकिन अब 2001 में ना,
इस इंडिया को उठा के बेसिकली क्या कर दिया, भारत कर दिया। बस इतना ध्यान रखना, विशेष ओलंपिक भारत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछता है। और भारत सरकार द्वारा इसे क्या मानसिक रूप से असमर्थ या अशक्त व्यक्ति जो हैं, अशक्त बच्चे जो हैं, उनके लिए बेसिकली स्टार्ट करा गया है, ताकि वो भी क्या है इक्वली उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, वो भी क्या समाज में सबके बराबर आ सके और अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। समझ आ गया। और बेसिकली और इन व्यक्तियों के लिए जो है खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में इनको मान्यता भी दी गई है, यानी कि जो स्पेशल ओलंपिक भारत है इसको राष्ट्रीय खेल फेडरेशन, ठीक है ध्यान रखना, राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में भी इनको मान्यता दी गई है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, आगे चलते हैं। अब स्पेशल ओलंपिक भारत के लक्ष्य क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो तो इससे क्या मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के बौद्धिक रूप से अयोग्य असमर्थ व्यक्तियों को उपयोगी और उत्पादक नागरिक बनाने का अवसर प्रदान करना है। ठीक है भाई, तो लक्ष्य क्या है बेसिकली, जो बौद्धिक रूप से असमर्थ हैं, अयोग्य हैं, उनको क्या एक उत्पादक नागरिक, ठीक है एक प्रोडक्टिव नागरिक सिटीजन बनाने का अवसर प्रदान करना है। ध्यान रखना ये बेसिकली लक्ष्य है। और जिन्हें क्या है समाज द्वारा स्वीकार करा जाए, ठीक है और आदर और सम्मान दिया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना मतलब कि उत्पादक नागरिक बन जाएंगे ना, क्योंकि एक उत्पादक नागरिक को क्या होता है समाज द्वारा स्वीकारा भी जाता है, सम्मान भी दिया जाता है और आदर भी दिया जाता है। तो यही क्या करना है भाई, जो बौद्धिक रूप से अयोग्य हैं, असमर्थ है, उनको उत्पादक नागरिक बनाना है, जिसको समाज स्वीकारता भी है और आदर और इज्जत यानी सम्मान भी देता है। तो समझ आ गया, ये इसके लक्ष्य हो जाएंगे। आगे देखो डेफ ओलंपिक्स की बात करूं या डेफ ओलंपिक्स आप कह लो। डेफ मतलब क्या होता है, सुनना, सुनने में कमी होना, ठीक है जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम डेफ व्यक्ति बोलते हैं। तो डेफ ओलंपिक्स या डेफ ओलंपिक्स किसके लिए होते हैं, बेसिकली जो बधिर खिलाड़ी होते हैं, क्या होते हैं बधिर, जो होते हैं बधिर, ठीक है जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो बधिर खिलाड़ियों के लिए बेसिकली डेफ ओलंपिक्स स्टार्ट करा गया है, ये पता होना चाहिए आपको बेसिकली। ठीक है, कब स्टार्ट करा गया था ये 1924 में स्टार्ट करा गया था। कब, 1924 में स्टार्ट करा गया था। कहाँ पर, पेरिस में सबसे पहली बार। ठीक है ध्यान रखना, समझ आ गया। आगे चलते हैं। देखो भाई, तो डेफ ओलंपिक्स जो है ना बेसिकली किसके लिए करा जाता है, ये बधिर खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाने वाला एक खेल है, विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है जो कि बता चुका हूँ। और बेसिकली इनका आयोजन जो है बधिर खिलाड़ियों के लिए किया जाता है। और आगे सुनिए, और खेलों की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी, द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द डेफ द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, तो जो खेलों की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है ना उनके द्वारा किसका आयोजन किया जाता है, बधिर खिलाड़ियों के लिए डेफ ओलंपिक्स की बात यहाँ पर हो रही है। और आगे सुनिए, तो डेफ ओलंपिक्स जो है बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा स्वीकृत है। यानी कि भाई डेफ ओलंपिक्स को किसने स्वीकारा नहीं है, नहीं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसने इसको स्वीकारा भी है, अधिकृत भी करा है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, और ओलंपिक खेलों की तरह भाई डेफ ओलंपिक खेल भी क्या प्रत्येक 4 साल में होते हैं, यानी हर 4 साल में इसको आयोजित करा जाता है। आगे चले, और डेफ ओलंपिक्स का प्रारंभ जो है 1924 में कहां पर हुआ था, पेरिस में हुआ था, जो कि बता चुका हूं मैं आपको, है ना। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे विंटर डेफ ओलंपिक्स की। सीधी सी बात है, विंटर डेफ ओलंपिक्स की बात आ रही है तो विंटर में होंगे, है ना। तो देखिए, तो विंटर डेफ ओलंपिक्स की शुरुआत 1949 में हुई थी, बाकी नॉर्मल हुई थी कब, 1924 में, यानी 1924 के अंदर। विंटर वाले की 1950 में हुई है। और इन खेलों की शुरुआत मात्र 148 खिलाड़ियों के प्रदर्शन से हुई थी, समझ रहे हो। तो जो इस खेलों की विंटर डेफ ओलंपिक की शुरुआत है बेसिकली 148 खिलाड़ियों के साथ हुई, लेकिन अब लगभग इसमें क्या अभी तक की बात करता हूं तो 4000 खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेते हैं। अब ज़्यादा भी हो गया होगा ये नंबर, ठीक है ध्यान रखना है। और डेफ ओलंपिक्स के लिए बेसिकली खिलाड़ी की योग्यता क्या होनी चाहिए, सही बात है ना, कितनी उसकी सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो डेफ ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ी की योग्यता कितनी होनी चाहिए, देखो भाई, तो डेफ ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा जो है करने के लिए, कंपटीशन करना है अगर डेफ ओलंपिक में, तो इसके लिए उसकी बधिरता, क्या जो बधिरता है वो कम से कम 55 डेसिबल होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई एमसीक्यू के लिए जो बता रहा हूं मैं। तो कम से कम उसकी 55 डेसिबल होनी चाहिए बधिरता, ठीक है ना, जो सुनने की क्षमता उसको डेसिबल में मापते हैं हम, ठीक है ध्यान रखना है। तो खिलाड़ी की बधिरता कम से कम 55 डेसिबल तो होनी चाहिए अगर उसको पार्टिसिपेट करना है, कंपटीशन करना है, प्रतिस्पर्धा करनी है तो डेफ ओलंपिक्स के अंदर, समझ आ रहा है। और सुनिए, प्रतिस्पर्धा करते समय खिलाड़ी किसी सुनने के यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है, सही बात है ना, क्योंकि ये गेम बधिरों के लिए है, ठीक है, जो सुनने में सक्षम नहीं है। तो वैसे में वो कोई भी सुनने वाले यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पकड़ा गया भाई हाँ सुनने वाले यंत्र का प्रयोग कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वहीं पर ही ध्यान रखना। तो कोई भी ऐसे यंत्र का यूज नहीं करना है,
और डेफ ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा का आरंभ करने के लिए ध्वनि यंत्रों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करा जाता है। समझ रहे हो ना? जैसे कि यहाँ पर अब गेम स्टार्ट करनी है, नॉर्मली क्या तो बंदूक दबा देंगे, है ना, या और कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी साउंड वाली मशीन का यूज नहीं करा जाता है, ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं करा जाता है गेम को स्टार्ट करने के लिए, खेल को स्टार्ट करने के लिए। तो तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि भाई डेफो के लिए हो रहा है, डेफ ओलंपिक्स, यानी कि जो सुनने में सक्षम नहीं है उनके लिए हो रहा है, तो उनके लिए ऐसे कोई भी ध्वनि यंत्र यूज नहीं करा जाएगा। तो फिर क्या करा जाएगा, गेम कैसे स्टार्ट होगी भाई, ये भी तो क्वेश्चन तुम्हारा सही है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो स्टार्ट कैसे करा जाएगा, जैसे कोई हाथ हिलाकर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं तरीके, वो आपको बताऊंगा अभी। बाकी जैसे ध्वनि यंत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बंदूक की आवाज़, सीटी की आवाज़, ये सब होते हैं, तो इनका यूज़ नहीं करा जाता है डेफ ओलंपिक्स के अंदर। समझ आ गया? आगे देखो, और खेलों की शुरुआत और खेल को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली फुटबॉल रेफरी जो है झंडे का प्रयोग करता है। मतलब अलग अलग गेम के लिए जैसे भी प्रयोग करना वो कर सकते हो, जैसे कि झंडे का प्रयोग करना। और जैसे कि खिलाड़ी है, उनको अगर भाई मनोबल बढ़ाना है तो कैसे करेंगे, वो ताली ना बजाकर वो ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करते ताकि उनको लगे कि हाँ भाई हमको भाई हमारा मनोबल बढ़ाया जा रहा है, खिलाड़ियों को ऐसा लगे। और दौड़ शुरू करने के लिए रोशनी की चमकार का प्रयोग करा जाता है। समझ रहे हो ना? तो फुटबॉल में सीटी नहीं बजेगी, झंडे का प्रयोग करेंगे, और दौड़ शुरू करने तो रोशनी की चमकार दिखाई जाती है, क्योंकि वो देख तो सकते ही है। समझ आ गया? और दर्शक भी भाई ताली बजाने की अपेक्षा दोनों हाथों को लहराकर प्रतियोगिता का अभिनंदन करते हैं, प्रतियोगिताओं का अभिनंदन करते हैं। समझ रहे हो? वेलकम करते हैं। समझ आ रहा है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ डेफ ओलंपिक्स के लिए? तो ध्यान रखना है। आगे देखो, डेफ ओलंपिक्स के लक्ष्य और उद्देश्य बेसिकली क्या है, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है भाई, आते हैं सब। तो बधिर लोगों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, पहला लक्ष्य तो यही है भाई, जो बधिर लोग हैं, ठीक है, उनके लिए खेल प्रतियोगिता, ठीक है, स्पोर्ट्स का आयोजन करना है। और बधिर खिलाड़ियों को खेल के अवसर देना है। जो बधिर खिलाड़ी हैं बेसिकली उनको क्या खेल का अवसर देना है, ये नहीं समझे कि भाई उनको उनके पास अवसर नहीं है ना, तो ध्यान रखना है। और बधिर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना है, यानी ट्रेनिंग देनी है। जो बधिर खिलाड़ी है उनको क्या करना है भाई, ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, समझ आ गया? और आगे देखो भाई, और आगे बात करें, और इनकी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये नहीं कि भाई ये बेकार है, समाज में रहने लायक नहीं है, कोई स्पोर्ट्स के लिए नहीं, इनकी एनर्जी को सही जगह पे ही सही डायरेक्शन में यूज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। और बिना किसी भेदभाव के बधिर खिलाड़ियों को खेलों में बढ़ावा देना है, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। आगे चले, अब जब का अगला टॉपिक आता है खेलों में वर्गीकरण और विभाजन, तो इसकी हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ध्यान रखना कि खेलों में वर्गीकरण और विभाजन का कंसेप्ट क्या है। तो देखो भाई, मैं वर्गीकरण की बात करूं या इसकी बात करें विभाजन की, तो इसके अनुसार बेसिकली खेलों में वर्गीकरण और विभाजन के अनुसार मैं बात करूं तो शारीरिक रूप से अक्षमता वाले खिलाड़ी या विकलांग खिलाड़ी, उनको क्या उनकी अक्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सीधी सी बात है भाई, उनको क्या उनकी जो भी डेफिशिएंसी आप कह सकते हो, या कोई भी आप उनकी जो कमी है या अक्षमता है, उनके अनुसार उनको वर्गीकृत किया जाता है, नॉर्मली हमें पता है। ठीक है, और इन्हें क्या उनकी अक्षमता के अनुरूप अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इन्हें क्या, और ताकि उन्हें समान प्रतिस्पर्धा मिले। जैसे कि अब डेफ ओलंपिक्स में था तो सारे बघीर हैं, उनके 55 डेसिबल तो होनी चाहिए कम से कम, तो उन्हीं को लिया जाता है ताकि समान प्रतिस्पर्धा रहे। ऐसे ही क्या भाई वर्गीकरण करा जाता है ताकि समान कंपटीशन रहे, इक्वल कंपटीशन रहे। इसलिए क्या है भाई, अलग अलग जो भी सेम अक्षमता वाले उनका ऐसा ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, और इसमें आयु, लिंग, भार के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। मतलब कि वेट वगैरह हो गया, जेंडर हो गया, उसके हिसाब से भी क्या है आपका इसमें वर्गीकरण किया जाता है। अक्षमता के अंदर भी देखा है भाई कि ए सेम एज के एक साथ कर दिए, ए और जेंडर सारे एक जगह, जो सेम जेंडर उसको एक जगह कर दिया, सेम वेट एक जैसा कर दिया, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप आगे देखो, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि देखो दोनों के टांगों में प्रॉब्लम है, दोनों के लेग्स में प्रॉब्लम है, तो दोनों ही दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया एक तरह से। समझ रहे हो? दोबारा देख लो भाई, यहाँ पर दोनों के ही लेग में प्रॉब्लम है, तो भाई दोनों एक सेम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। तो जो डेफ ओलंपिक्स खेल रहे हैं, पैरा ओलंपिक्स भी खेल रहे हैं, तो वहाँ पर वर्गीकरण ऐसे ही करा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए भाई, खेलों में समावेश की अवधारणा, खेलों में समावेश की आवश्यकता और खेलों में समावेश का कार्यान्वयन, ये तीन चीज क्या है, तो इसी की बात हम कर रहे होंगे आगे। ठीक है, ध्यान रखना है।
तो पहले हम बात करते हैं खेलों में समावेश की अवधारणा, और ऐसे हम सबकी बात हम कर लेंगे, ठीक है। तो 3 चीज आपको पढ़नी है, बता दिया मैंने क्या। आपको अवधारणा पढ़नी है, अवधारणा मतलब कंसेप्ट होता है, ठीक है ना भाई। हमें क्या समावेश होता क्या है, बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है, हमें बात करनी है। इस खेलों में समावेश की आवश्यकता क्यों है, और समावेश का कार्यान्वयन करा कैसे जाता है, तो ये हमें पढ़ना है। तो पहले हम कंसेप्ट की बात हम करेंगे। देखो भाई, तो समावेशन का मतलब क्या है। तो समावेशन का अर्थ होता है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को बिना किसी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ अध्ययन करने और सीखने में सक्षम बनाना। फिर पीछे हमने पढ़ा भाई विभाजन, वर्गीकरण करना, ठीक है, वो ठीक है भाई, अलग कंसेप्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं समावेशन की, तो हम क्या करते हैं, CWSN, क्या CWSN वाले बच्चों को क्या कर देते हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ क्या भाई अध्ययन करने का मौका देते हैं, ठीक है, या अध्ययन करवाते हैं। कुछ भी लर्निंग है वो साथ में करवाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे बहुत फायदा होता है। इससे क्या होता है, वो अपने आप को कम नहीं समझता जब हम उनके भाई डेफ ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स कराते हैं, और कुछ भी लर्निंग उनका एक सेपरेट करिकुलम बना देते हैं। तो कई बार उनको अंदर से लगता होगा, ठीक है, उनके लिए सब कुछ ओके है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, लेकिन कई बार क्या होता है, उनको अंदर से लगता होगा यार हमारे लिए सब कुछ अलग से ऐसा क्यों कर रखा है, ठीक है, हम इनसे अलग है इसलिए कर रखा है, काश में ऐसा नहीं होता। तो उनके अंदर ऐसी गिल्ट वाली भावना आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी ना आए, तो इसलिए बेसिकली समावेशन की बात यहाँ पर करी जाती है। तो बेसिकली समझ आ गया समावेशन का मतलब क्या होता है, कि जो CWSN वाले बच्चे हैं उनको बिना किसी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ अध्ययन करने और सीखने में सक्षम बनाना है, ठीक है। वो कब होंगे, जब हम समावेशन करेंगे, सीधी सी बात है। इसे इसकी आवश्यकता भी हो जाती है, वो आगे पढ़ेंगे। और विकलांग छात्र जो है, जो CWSN छात्र है, वो समान गतिविधि में उसी स्थान पर अन्य सभी छात्रों के साथ क्या है, छात्रों के समान मूल्यांकन के साथ भाग लेते हैं, जरूरत पड़ने पर संशोधन लागू हो जाते हैं। कहने का मतलब है जो CWSN वाले बच्चे हैं वो सेम एक्टिविटीज में उसी स्थान पर जो सभी छात्र है ना, उन्हीं जो बाकी जो छात्र है उन्हीं के सेम मूल्यांकन होता है, उन्हीं की तरह जैसा उनका हो रहा है वैसे इनका होगा। हाँ, अगर नीड होती है तो भाई संशोधन कर देते हैं। संशोधन मतलब होता है परिवर्तन कर देते हैं, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ध्यान रखना है। समावेशन की बात कर रहे हैं। और आगे देखिए, जैसे कि जब कक्षा का एक जब कक्षा में, यहाँ पर अवधारणा की बात हो रही है, ठीक है ना, यानी कंसेप्ट की। तो जब कक्षा का एक जैसा ही एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण रखा जाता है, तो ये छात्र उन छात्रों की तुलना में उच्च स्तर के आत्मसम्मान के में प्रदर्शन प्रदर्शन करते हैं। कहने का मतलब है कि तो बेसिकली जब ऐसा कर जाता है ना, सेम इक्वल एनवायरनमेंट हो गया, समान वातावरण दिख रहा है हमें पूरा क्लास के अंदर, तो ये छात्र क्या करते हैं, उन छात्रों की तुलना में जो नॉर्मल है, ठीक है ना, उन छात्रों की तुलना में उच्च स्तर के आत्मसम्मान से क्या करते हैं भाई प्रदर्शन करते हैं। और इनको बहुत आत्मसम्मान की भावना अंदर से आती है, जो केवल अपनी विशेष जरूरतों के कारण अलग थलग कक्षाओं में अलग अलग पढ़ जाते हैं या पढ़ जाते थे, है ना, समझ आ रहा है। और समावेश के समर्थकों का मानना है कि छात्र एक जैसे समुदाय में बेहतर सीखते हैं, ना कि अलग अलग करने में, जो विविध देखभाल करने के वाला और सहयोगी है। समझ आ गया, मतलब कि इसमें भाई अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं और देखभाल भी प्रॉपर तरीके से और सहयोग भी करा जाता है। तो समझ आ गया भाई जो समावेश के समर्थक है। लेकिन कुछ कुछ नहीं होते हैं, तो वर्गीकरण की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अपनी जगह दोनों ही सही हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। समझ आ रहा है ये, ठीक है। अब समावेशन की आवश्यकता क्यों है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है, डबल स्टार लगा लो, ठीक है भाई। समावेशन की आवश्यकता क्यों है, तो देखिए, आत्मसम्मान का बढ़ना, भाई आत्मसम्मान बढ़ता है इसलिए जरूरी है। सामाजिकरण के गुण विकसित होते हैं, वैसे वो अलग अलग पड़ जाते हैं, तो ऐसे में उनके जो सामाजिक गुण है वो विकसित नहीं होते हैं। लेकिन जब वो नॉर्मल बच्चों के साथ एक जैसे बैठते हैं, सेम उनका एवेल्युएशन होता है, तो ऐसे क्या होता है, जो सामाजिकरण के गुण है ना, तो वो उनके अंदर आने लग जाते हैं। जैसे अब सामाजिकरण के गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि भाई आपका दोस्ती, ठीक है, बातें करना, तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सामाजिकरण के गुण उनके अंदर विकसित होते हैं, क्वालिटी आने लग जाती है। संचार कौशल में वृद्धि होती है, यानी कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि होती है। संवेदनशील बढ़ता है, संवेदनशीलता बढ़ाता है, यानी कि सेंसिटिविटी बढ़ाता है उनके अंदर, मतलब कि कहाँ पर कैसे रहना है, ठीक है भाई, कितना संवेदनशील वहाँ पर रहना होता है। तो मतलब कि जो अंदर से एक सेंसिटिविटी आती है वो बढ़ती है, ठीक है भाई, समावेशन से। आत्मविश्वास बढ़ता है, अपनेपन की भावना विकसित होती है, और शैक्षणिक प्रदर्शन का विकास भी होता है। तो ये समावेशन की आवश्यकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए शारीरिक गतिविधियों का लाभ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीछे वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन और जो इसके बाद सॉरी ये वाला टॉपिक और जो अगला टॉपिक मैं कराने वाला हूँ, इन दोनों में से एक टॉपिक तो एग्जाम में हमेशा आता ही आता है, 100% की गारंटी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। तो भाई
ध्यान रखना, डबल स्टार्ट होगा यहाँ पर। तो टॉपिक क्या है या क्वेश्चन कह लो तुम, क्वेश्चन भी ऐसे बनता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ क्या है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो देखो भाई, लाभ क्या क्या है। पहला, जब हम CWSN वाले बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज कराते हैं तो उनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें पहला है स्वास्थ्य में सुधार, यानी उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो इसमें आप ऐसे लिखोगे भाई, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ होते हैं, जिसमें से एक है स्वास्थ्य में सुधार। अगर वो पर्टिकुलर मतलब कि डेली बेसिस पर क्या नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करते तो उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है, जो कि उनकी जिंदगी में काफी मददगार होता है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं हर चीज में, है ना। आगे देखिए, आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। सीधी सी बात है, जब वो शारीरिक गतिविधि करेंगे तो उनमें आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बढ़ेगी, है ना भाई। तो ये उसके लाभ है। आगे देखिए, चिंता तनाव के स्तर में कमी आती है। भाई जो चिंता उनको हो रही, टेंशन जो हो रही है, तनाव का जो स्तर है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? जब आपने खुद देखा होगा यार, जब दोस्तों के साथ कुछ भी आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, खेलने जा रहे हो, तो आपको जो टेंशन वगैरह होती है सब उसकी बत्ती गुल हो जाती है। वही बात है, जब CWSN में बच्चे शारीरिक रूप से कोई भी गतिविधि करेंगे तो उनकी जो चिंता है, तनाव के स्तर में कमी आनी है, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूं, सामाजिक कौशलों का विकास होता है। वही बात है, तो सामाजिक, क्योंकि भाई बाकी सबके साथ वो खेल रहे हैं, मिल रहे हैं, तो सामाजिक कौशल विकसित होगा। यानी कि भाई समाज में कैसे रहना होता है, आप बात कैसे करनी होती है, मिलना कैसे होता है, ठीक है, रिस्पेक्ट क्या होती है, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, तो ये सब सीखते हैं जब खेलते हैं आपस में, एक शारीरिक गतिविधि करते हैं। तो सामाजिक कौशल का विकास होता है। कौशल मतलब स्किल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और नियमित दिनचर्या बनता है भाई, ठीक है, सही बात है। जब फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो नियमित दिनचर्या उनका बन जाता है कि मतलब हाँ, पूरे दिन हमें ये करना है रेगुलर बेसिस पर, तो नियमित दिनचर्या बन जाता है। और आगे मैं बात करूँ, एकाग्रता में सुधार आती है। ठीक है, जो क्या है, उनकी जो एकाग्रता है, जो कंसंट्रेशन पावर है, उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। और सॉरी, ठीक है, तो आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका हो गया, समझ आ गया। तो ये कितने पॉइंट मैंने आपको बताया, 4 और 6, 5 आपको याद रखने होते हैं बस एग्जाम के लिए। समझ आ रहा है? इनको एक्सप्लेन करना होता है, बहुत हार्ड कुछ नहीं है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, हमने ये तो देख लिया उनके लिए भाई शारीरिक गतिविधियों का लाभ क्या है, लेकिन अब भैया बात हम करेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को चुनना है या सुगम बनाना है, तो उसके लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ होनी चाहिए, स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए भाई, कौन कौन से खेल, कौन कौन सी शारीरिक गतिविधियां हमें उनके लिए चुननी है, तो उसके लिए कौन कौन से स्ट्रेटेजीज, ये रणनीतियां फॉलो करनी होती है। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो भाई, पूर्व डॉक्टरी जांच, पूर्व अनुभव, रुचि, क्षमता, रूपांतरित उपकरण, आपका उपयुक्त वातावरण, रूपांतरित नियम, अतिरिक्त देखभाल, तो ये सब के बारे में हम बात कर रहे होंगे, जो कि क्या है, रणनीतियां हैं। समझ आ गया? तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डॉक्टरी जांच। आप कह लो भाई पूर्व डॉक्टरी जांच, ठीक है। तो पूर्व डॉक्टरी जांच का मतलब है कि भाई जब हम उसके लिए कोई भी शारीरिक गतिविधि या फिजिकल एक्टिविटी तैयार कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो उससे पहले एक बार जो है बच्चों के इसके भाई मेडिकल जांच यानी मेडिकल चेकअप या डॉक्टरी जांच करा लेनी चाहिए पहले। पूर्व मतलब पहले डॉक्टरी जांच करा लेनी चाहिए, ताकि हमें क्या पता चल जाए उसमें कौन सी अक्षमता है, कौन सी डिसेबिलिटी है, पता चल जाए, ताकि हम उसी डिसेबिलिटी के अनुसार क्या है शारीरिक गतिविधि चुन सके। सीधी सी बात है ना, वही बात है। तो शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से पहले दिव्यांग की शारीरिक जांच करवा लेना, उसकी शारीरिक अक्षमता का स्तर क्या है उसकी जांच कर लेनी चाहिए, ताकि उसके स्तर के अनुरूप ही शारीरिक क्रियाएं उसे करवाई जा सके। समझ आ गया होगा, है ना। तो इसे डॉक्टरी जांच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि पहली रणनीति तुम्हें ध्यान रखनी है। उसके बाद है पूर्व अनुभव। क्या है पूर्व अनुभव? मतलब कि उसका पहला का एक्सपीरियंस क्या रहा है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो वो भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो शारीरिक क्रियाओं के निर्धारण से पहले कि भाई तुम उसके लिए शारीरिक क्रिया, शारीरिक गतिविधि चुन रहे हो, तो उससे पहले दिव्यांग के पूर्व अनुभव की जानकारी, पास्ट एक्सपीरियंस की जानकारी होनी चाहिए, ताकि उसके शारीरिक क्रियाओं का चयन उसके हिसाब से उत्तम हो सके, जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, उसके अकॉर्डिंग एकदम बेस्ट हो। यानी कि हमने ऐसा चुन लिया उसके जो उसके बस की है ही नहीं, उससे हो ही नहीं रहा है। समझ आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं रुचि, क्या इंटरेस्ट। उसमें उसके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है कि भाई पर्टिकुलर जो हमको चुनना है उन बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रिया, तो उसके इंटरेस्ट किस में है। तो जब शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण किया जाए तो दिव्यांग की रुचि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि वह उन शारीरिक क्रियाओं में पूर्ण रूप से यानी कि पूरा अपने होशो हवास से सभी शारीरिक अंगों का यूज करके उसमें भाग ले सके। ये नहीं कि बस उसका शरीर या मन कहीं और है, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए क्या उसके इंटरेस्ट का ध्यान भी हमें रखना चाहिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने से पहले। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्षमता यानी कैपेबिलिटी।
भाई जो हम शारीरिक क्रिया हम चुन रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या है, हर एक बच्चे की जो CWSN वाला बच्चा है उसकी क्षमता जान लेनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तभी कि हमें शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करना चाहिए उनकी क्षमता के अनुसार, यानी कि उसकी शारीरिक और मानसिक योग्यता क्या है उसको समझ लेना चाहिए, ताकि उसकी क्षमता के हिसाब से ही शारीरिक क्रियाओं का चयन किया जा सके। समझ आ गया। आगे देखो भाई, रूपांतरित उपकरण। ठीक है, अब मान लो भाई जो भी गेम्स वगैरह में उपकरण होते हैं उस खेल से संबंधित वो ठीक है, लेकिन जो बच्चे की डिसेबिलिटी है, ठीक है, CWSN वाले की, तो उसके अनुसार अगर कोई इक्विपमेंट में उपकरण में चेंज करना पड़ रहा है तो कर दो। जैसे कि मान लो भाई किसी को देखने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है और उसके लिए फुटबॉल चुन रहे हो तुम, ठीक है भाई, चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको पता कैसे चलेगा भाई, दिखता तो है नहीं इसको, लेकिन वो सुन वगैरह सब सकता है। तो हम कुछ ऐसी फुटबॉल ला सकते हैं जिसमें आवाज आती हो, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई फुटबॉल किधर जा रही है ना। तो हमने क्या कर दिया भाई, उपकरण को रूपांतरित कर दिया, वही बात मैं कह रहा हूँ। तो उपकरणों का रूपांतरण हमेशा दिव्यांग की अक्षमता के स्तर के अनुरूप ही हो, ताकि वे शारीरिक क्रियाओं में भाग ले सके। समझ आ गया। रूपांतरण मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, चेंज। आगे चलते हैं। उपयुक्त वातावरण, सीधी सी बात है भाई, हम उनके लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज चुन रहे हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, उनका जो एनवायरनमेंट है ना वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एनवायरनमेंट में कुछ चेंज करना है, कर देना चाहिए, ठीक है भाई, ध्यान रखो। तो शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करते समय इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि वातावरण उन क्रियाओं के अनुरूप है या नहीं है, जो भी क्रिया उनके लिए चुनी गई है अथवा नहीं है, ये देखना चाहिए। और वातावरण में क्रियाओं से संबंधित ही सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जो भी भाई क्रिया है, जैसी फिजिकल एक्टिविटी है वैसी उसी से रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज है वो होनी चाहिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सुटेबल एनवायरनमेंट। समझ आ रहा है। आगे देखिए, उसके बाद है रूपांतरित नियम, ठीक है, मॉडिफाइड रूल्स। जैसे उपकरण हमने बदले थे तो वैसे ही नियम भी हमें बदल देने हैं उनकी क्रिया के अनुसार ही। जैसे कि मान लो कोई गेम आधा घंटा चलता है, ठीक है, हम उसको 25 मिनट कर सकते हैं या 20 मिनट कर सकते हैं, हमने समय कम कर दिया, या और कुछ भी चेंजेस हम कर सकते हैं रूल्स में उनकी क्षमता के अनुसार, जो भी हमने उनके लिए क्रिया चुनी है उसके अनुसार भी। तो शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने से पहले उन नियमों को दिव्यांग की योग्यता के अनुसार रूपांतरित कर लेना चाहिए। समझ आ गया। तो रूपांतरित नियम हो जाएगा। समझ आ गया। उसके बाद सभी अंगों का उपयोग। तो इसमें आप क्या बताओगे कि भाई ऐसे शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करना है, ऐसी शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करना है जिसमें उसके सारे अंग शरीर के सक्रिय हो, मतलब सारे अंगों की उसमें भागीदारी हो उस खेल के अंदर। ये नहीं कि बस हाथों का ही यूज हो रहा है या पर्टिकुलर कोई एक ही ऑर्गन का बार बार यूज हो रहा है, अंगों का यूज हो रहा है, सबका यूज नहीं हो रहा। तो हमें ऐसे ही क्रिया चुनने हैं उनकी क्षमता के अनुरूप, बाकी सब फैक्टर जो मैंने पीछे बताया उसके अकॉर्डिंग ही ऐसी क्रिया चुननी है जो उसमें सभी अंगों का उपयोग उसका हो रहा हो। तो शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करते समय या निर्धारित करते समय अधिकतर सभी अंगों का उनमें भागीदार होना चाहिए, होने की पुष्टि पहले ही कर लेनी चाहिए कि हाँ भाई सब अंग उसमें शामिल हैं, तभी तो उसका विकास हो पाएगा, वृद्धि हो पाएगी, विकास हो पाएगा CWSN वाले बच्चे का। समझ आ गया। उसके बाद है अतिरिक्त देखभाल। देखो बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी मर्जी हो 6 7 8 जितने एग्जाम आप लिख पाओ अच्छे से लिख देना, ठीक है। तो अतिरिक्त देखभाल की बात है कि भाई अगर शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि भाई कोई दुर्घटना वगैरह ना हो जाए, हो भी जाए तो वहां पर क्या पहले ही हमें उसके लिए सारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने से पहले दुर्घटना से बचाने वाले सभी तत्वों की समीक्षा कर लेनी चाहिए कि भाई कोई भी दुर्घटना वहां पर ना घट जाए, सेफ्टी वहां पर पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि अतिरिक्त देखभाल होनी चाहिए, ठीक है। हमें लगा कि भाई कुछ नहीं होने वाला, नहीं हो सकता है तब भी ऐसे कुछ भी पॉसिबिलिटीज ना हो कि कोई चोट वगैरह लग जाए, है ना। तो अतिरिक्त देखभाल कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप को समझ आया होगा, मजा आया होगा भाई। चैप्टर फिनिश आपका हो गया है। कुछ भी डाउट है कमेंट करिए, फिर भी कुछ टॉपिक में डाउट है पीछे का वीडियो फिर से देख लीजिए। बाकी पसंद आया हो तो कमेंट जरूर छोड़ना एक कमेंट के अंदर। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।